वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में। मतलब जितने भी याद रखिएगा वो पौधे हैं जो कि आपके सिलेबस में माइनर क्रॉप है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके दे रखा है सिलेबस में कि औषधीय फसलें। ठीक है, तो औषधीय फसलें यहाँ पर कुछ ली गई है, सारी को हम एक बार ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है, थोड़ा सा जाना है जो कि हम इस क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार पूरा ज़रूर देख लेना वीडियो को ताकि आपको सारी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, औषधि विज्ञान के जनक है ये हाइपोक्रेटस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हाइपोक्रेटस को बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि औषधीय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। याद रखिए, यहाँ पर पूछा गया भारत का, न कि राजस्थान का। तो याद रखिएगा, भारत का जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो स्थान है, पोजीशन है औषधीय उत्पादन में, तो ये होती है सेकंड प्लेस होता है। जैसे कि आप याद रख सकते हो, फल और सब्जी उत्पादन में भी दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, औषधीय उत्पादन में भी भारत का दूसरा ही स्थान है। अब यहाँ पर याद रखिए, ये दोनों ही या जो तीन है आपको इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों से आपको कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, ये स्थित है आनंद, गुजरात में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिए CIMAP मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्थित है याद रखिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए नेशनल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये स्थित है न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर याद रखिए, इसे इंग्लिश में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आप हिंदी में याद रखोगे इतना याद नहीं रख पाओगे, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश में आपको अगर इतना भी पता है कि NRC MAP मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, याद रखिए MAP का मतलब होता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिए सेंट्रल का पूछा गया है, यहाँ पर नेशनल का पूछा गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो अगर आपको पूछा जाता है नेशनल लेवल का जो MAP है ये आनंद, गुजरात में है, और जो सेंट्रल लेवल का है याद रखिए ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर आपको पूछा जाता है नेशनल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट जो कि बोर्ड है, याद रखिए बोर्ड नई दिल्ली में है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता है। अब आते हैं हमारी जो एलोवेरा है, जिसका आप सामान्यतः तौर पर यूज़ भी करते होंगे एलोवेरा का। जैसे कि मान लीजिए आप फेस के जो इसका रहता है ना, जो पल्प होता है उसको फेस पर भी कुछ लगाते हैं कुछ लोग, या फिर जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उनको भी ये क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको जानते होंगे। तो ग्वारपाठा याद रखिए, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है एलोई बार्बेडेंसिस होता है। अगर हम बात करते हैं कुल मतलब फैमिली, तो ये होती है लिलिएसी होती है। याद रखिएगा, ग्वारपाठा की फैमिली आपको पूछी जा सकती है, तो ये याद रखिएगा विशेष तौर पर लिलिएसी कौन सी होती है, लिलिएसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो याद रखिए, उत्पत्ति स्थान होता है ये होता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका होता है। अगर हम बात करते हैं उपयोगी भाग, तो उपयोगी भाग होता है याद रखिए पत्तियाँ। उपयोगी तत्व की अगर बात करेंगे तो वो होता है एलोइन। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जो तत्व है ये आपको पूछा जा सकता है, या फिर उपयोगी भाग है ये कौन सा है, ये आपको दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी पत्तियों में एलोइन की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा ये होती है 20 से 25%। एलोइन का मुख्य घटक कौन सा होता है, वो होता है याद रखिए बार्बेलोइन होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है चर्म रोगों के कंट्रोल के लिए। अगर हम बात करते हैं इसका जो प्रवर्धन किया जाता है, मतलब एलोवेरा का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है मूलकंद या सकर्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो आप सकर्स लोगे या फिर जो मूलकंद लोगे, इनको कब बोना चाहिए, तो इनका जो बुआई का समय है या फिर रोपण का समय है ये होता है जुलाई से अगस्त के मध्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्वारपाठा है, इससे पत्तियों की कटाई कब करनी चाहिए। तो लगभग 8 से 9 महीने बाद में हम जो पत्तियां हैं उनको आसानी से यूज कर सकते हैं, उसकी कटाई हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी उपज कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120 से 125 क्विंटल पर हेक्टर पत्तियाँ। ठीक है, इसका उत्पादन ही क्या है, पत्तियाँ है, तो पत्तियों में ही इसका उत्पादन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, और सब गोल से आपको याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसबगोल है, इसका नाम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है। क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है। कुल की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है प्लांटे जिनेसी होता है। उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो वो होता है याद रखिए बीज व भूसी होती है। उपयोगी तत्व कौन सा होता है, याद रखिए म्यूसिलेज होता है। उत्पत्ति स्थान होता है ईरान होता है। याद रखिएगा इसबगोल का ईरान होता है, जबकि खजूर का इराक होता है। खजूर का क्या होता है, इराक होता है। दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा कि इसबगोल का ईरान होता है और खजूर का इराक होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे उपयोगी भाग, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इसबगोल का जो उपयोगी भाग होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसकी बीज और भूसी, जिसे आप चारा टाइप में बोलते हो भूसी, ठीक है, फोरेज भी आप बोल सकते हो एक तरीके से, तो बिल्कुल इसकी भूसी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो श्वसन संबंधी जो डिजीज़ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए याद रखिएगा इसबगोल की भूसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। मान लीजिए इसका औषधीय प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, तो याद रखिए कब्ज या फिर पेट संबंधी विकारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अब हम बात करते हैं, याद रखिए कि भारत विश्व का इसबगोल का सर्वाधिक निर्यातक देश है। निर्यातक देश है मतलब इसबगोल को यहाँ से, मतलब भारत से अदर कंट्री, दूसरे देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब भेजा जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिए भारत में होता है गुजरात में, लेकिन अगर आप पूछता है राजस्थान, और याद रखिए राजस्थान लेवल का आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो याद रखिए राजस्थान में जो इसबगोल है ये कहाँ पर लिया जाता है, याद रखिए जालौर में लिया जाता है। और अगर पूछा जाता है भारत, तो भारत में होता है गुजरात में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है इसी को किया जाता है, किसको किया जाता है, इसबगोल को किया जाता है, प्लांटेगो ओवेटा को किया जाता है, जिसका कुल होता है प्लांटेजिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए इसका जो प्रवर्धन है ये किया जाता है बीज के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि इसबगोल में बीज और भूसी का अनुपात क्या होता है, अब याद रखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसबगोल में बीज व भूसी का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है याद रखिए 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी उपज कितनी होती है, तो इसकी उपज होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भूसी की उपज कितनी होती है, तो लगभग 2 से 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा निहारिका, कि निहारिका किसकी वैरायटी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए निहारिका है, ये होती है किसकी, इसबगोल की वैरायटी है, और राजस्थान के लिए काफ़ी उपयुक्त है। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं सफ़ेद मूसली, जिसे हम याद रखिए दूसरी शिलाजीत के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए, सफ़ेद मूसली जिसे हम दूसरी शिलाजीत के नाम से भी जानते हैं, जिसका बोटिंग नेम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविरियनम। अगर हम बात करते हैं इसका कुल, तो इसका कुल होता है लेलिएसी। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है अफ्रीका। उपयोगी भाग की अगर बात करेंगे तो ये होता है कंदिल सड़े। उपयोगी तत्व की बात करेंगे तो ये होता है सेपोनिन। याद रखिएगा जो सेपोनिन है ये सफ़ेद मूसली में भी पाया जाता है, इसके अलावा रेंजगा में भी पाया जाता है, रेंजगा में भी पाया जाता है। जो याद रखिएगा जो उपयोगी तत्व है सेपोनिन, ये याद रखिए रेंजगा में भी पाया जाता है और सफ़ेद मूसली में भी पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जो इसबगोल है, सॉरी उसके तो हम बात कर चुके हैं, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सफ़ेद मूसली। तो सफ़ेद मूसली का जो प्रयोग किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, एक औषधीय महत्व हम बात कर रहे हैं औषधीय प्रयोग के बारे में। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है याद रखिए शरीर की शीतलता व कमजोरी को दूर करने के लिए व गर्भवती महिलाओं हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि प्रवर्धन किससे होता है, तो याद रखिए इसका जो प्रवर्धन किया जाता है ये किया जाता है कंदिल जड़ों के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि याद रखिए सफ़ेद मूसली जिसे हम दूसरी शिलाजीत भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा सफ़ेद मूसली, इसका प्रवर्धन किया जाता है कंदिल जड़ों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कंदिल जड़ों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि इसका बुआई का समय क्या होता है, तो सामान्य तौर पर याद रखोगे जून से जुलाई के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी जो जड़ों की जो खुदाई की जाती है। अब सफ़ेद मूसली है, नाम से स्पष्ट हो रहा है मूसल, मतलब मूसल, मूसल से आप मूल याद रखना। ठीक है, मूसल से आप मूल याद रखिएगा। मूल किसे कहते हैं, जड़ को कहते हैं। ठीक है, मूसल मतलब मूल, और मूल किसे कहते हैं, जड़ को कहते हैं। तो याद रखिए इसका जो जड़ भाग होता है ना उसी का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद मूसली का अगर आपको पूछा जाता है कौन से प्लांट पार्ट का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जड़ों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है सर जी, इसका प्रयोग किया जाता है औषधि महत्व के लिए, मतलब औषधियाँ बनाने के लिए इसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो जड़ों की खुदाई है या फिर इसको हम जब हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कितने दिन बाद में करेंगे, तो 80 से 90 दिन बाद में हम इसकी खुदाई कर लेते हैं। ठीक है, जड़ों को निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे उपज हमें कितनी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 1000 से 200, 2000, 200 तो नहीं है, याद रखिए 1000 से 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गीली जड़ें। ठीक है, और अगर क्विंटल में बात करें तो 10 से
20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जड़ें है वो हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अश्वगंधा, जिसे हम विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विंटर चेरी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था विंटर चेरी किसे कहते हैं। तो याद रखिए अश्वगंधा को बोला जाता है। और अश्वगंधा का याद रखिए जो कुल होता है वो होता है सोलेनेसी होता है। कौन सा होता है? सोलेनेसी होता है। नाम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा होता है। दोबारा से याद रखिएगा, विंटर चेरी किसे कहते हैं? अश्वगंधा को कहते हैं। कौन सा कुल है? सोलेनेसी कुल है। नाम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अफ्रीका है। उपयोगी भाग कौन सा है? बिल्कुल जड़ें हैं, बिल्कुल हम बता देंगे। और उपयोगी तत्व कौन सा है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। तो याद रखिए इसमें विथेनिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? सोमेनिन पाया जाता है या फिर सोमनीफेरिन पाया जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा विथेनिन और सोमनीफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, हमें उपयोग ज़रूर याद रखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं औषधीय पौधों के बारे में। तो इसका प्रयोग किसकी औषधि के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए जोड़ों की दर्द, हड्डियों के दर्द को कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इसका जो प्रवर्धन किया जाता है, मतलब हमें कोई अगर नई सीज़न की क्रॉप चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए याद रखिए हम बीज का प्रयोग करेंगे। और अगर बीज लेंगे तो इसकी सीड रेट भी हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखिए इसकी जो सीड रेट हम रखेंगे वो रखेंगे 10 kg पर हेक्टेयर, मतलब 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के तौर पर हम बीज दर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नर्सरी के लिए। तो नर्सरी के लिए याद रखिएगा वैसे इसकी नर्सरी तैयार की जाती है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें नर्सरी रखी जाती है। बुआई के लिए याद रखिएगा इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है 150 से 160 दिन में कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं याद रखिए इसकी उपज प्राप्त होती है वो 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसी क्रॉप से कि रतन जोत, जिसे हम जेट्रोपा भी बोलते हैं, जंगली अरंडी भी बोलते हैं, चंद्र जोत भी बोलते हैं। याद रखिएगा काफ़ी सारे नाम इसके। रतन जोत जेट्रोपा को ही बोला जाता है, जिसे हम जंगली अरंडी के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसे हम चंद्र जोत के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे पहले तो याद रखिए बॉटनिकल नाम भी आपको पूछा जा सकता है, तो होता है जेट्रोपा कर्कस होता है। क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली तो ये होता है यूरोफोविएसी का। अगर हम बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान तो उत्पत्ति स्थान होता है भारत होता है। उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो रतन जोत की याद रखिए बीज, इसके बीज से क्या होता है याद रखिए तेल निकाला जाता है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग याद रखिएगा, पहले हम देखेंगे कि इसमें जो तत्व पाया जाता है जो कि उपयोगी होता है तो कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है जेट्रोफिन होता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, जेट्रोपा कर्कस मतलब रतन जोत सफ़ेद, जिसे जंगली अरंडी के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसी से क्या प्राप्त होता है? जेट्रोफिन। ठीक है, और इसका जो उपयोग किया जाता है घाव को भरने के लिए या फिर चर्म रोगों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे, याद रखिए अगर बीज की ही बात कर रहे हैं तो कितना बीज हम लेंगे नई सीज़न में फसल को ग्रो करने के लिए, तो वो लेंगे याद रखिएगा 2 kg पर हेक्टेयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमको देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें पौधे लेने हैं, बीज दर हमने ले लिए 2 kg, तो इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कितनी स्पेसिंग रखें हम। ऐसे थोड़ी है बिल्कुल हम या तो क्लोज कर देंगे या बिल्कुल ही चौड़ी चौड़ी कर दे, मतलब 10-10 मीटर कर दे, ऐसे तो कर नहीं सकते। इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसकी स्पेसिंग। ठीक है, तो इसमें याद रखिए 2x2 और 2x1 21/22 से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21/22 आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 21/22 में याद रखिएगा कि सिंचित क्षेत्रों के लिए लगभग 2500 प्लांट पर हेक्टेयर काफ़ी सफिशियंट होते हैं, और असिंचित के लिए याद रखिए लगभग 5000 पौधे हैं वो काफ़ी सफिशियंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है। तो सिंचित क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर आपको पूछा जाता है याद रखिए असिंचित क्षेत्रों के लिए तो वो होता है 4000 से 5000 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए लास्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रतन जोत के बीजों से तेल को जैव ईंधन या बायोडीजल में काम में लिया जाता है। रत्न जोत के बीज से प्राप्त तेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैव ईंधन या बायोडीजल के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे नीम। तो नीम तो आपने आसपास देखी होगी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? एजिडेरेक्टा इंडिका होता है। इसका जो कुल होता है वो क्या होता है? वैसे याद रखिए मिलिएसी होता है, मालवेसी नहीं होता है, मिलिएसी होता है। कौन सा होता है? मिलिएसी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। तो अरब देश होता है, जिसे हम यूरोप भी कह सकते हैं।
उपयोगी भाग कौन सा होता है? बिल्कुल आप जानते हो निम्बोली होती है, जो कि काफ़ी कड़वी होती है, लेकिन याद रखिएगा इसका औषधीय महत्व काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नीम को आप ऐसा नहीं मान सकते कि कड़वा है तो हम खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, इसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब क्या क्या गुण होते हैं। उनमें से एक तो यहाँ पर आपको मिल ही जा रहा है कि इसमें उपयोगी तत्व होता है वो एजिडीरेक्टिन होता है और निम्बिसिडिन होता है। ठीक है, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसकी जो केक होती है, केक का मतलब आप ये मत कर लेना जो बर्थडे केक होता है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम बात करते हैं खलियों की, जो कि पशुओं को खिलाते हैं, उस केक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बर्थडे वाला केक आप खाओ, उसको मज़े करो, लेकिन यहाँ पर केक हमें खिलाना है जानवरों को, ना कि हमें खाना है। तो ये जो खली है याद रखिएगा वैसे पशुओं के लिए तो उपयुक्त होगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कड़वी होती है, तो पशु भी नहीं खाएंगे, वो भी नखरे करेंगे कि हम क्यों खाएं, खड़ी को तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो वो भी इसको तो खाएंगे नहीं। तो याद रखिएगा नीम की जो खली होती है वो अखाद्य खली होती है, जिसे पशु नहीं खाते हैं। ठीक है, खलियाँ भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है खाने वाली, एक होता है नहीं खाने वाली। तो ये क्या होती है? नहीं खाने वाली होती है, नॉन ईडिबल क्रॉप होती है, मतलब नॉन ईडिबल केक होती है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इससे NSKE मतलब नीम सीड कर्जेल एक्सट्रैक्ट कितना प्राप्त होता है? 4 से 5% प्राप्त होता है। अगर हम बात करेंगे अफीम के बारे में, तो अफीम है काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। और याद रखिएगा अगर आपको अफीम की खेती करनी है तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप पकड़े गए, आपने अगर अफीम की खेती की और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल आप पर केस दर्ज होगा और आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल तरीके से एक जानकारी के लिए आपको पता होनी चाहिए कि अफीम है ये एक लाइसेंस, ठीक है, जो लाइसेंस करता है बिल्कुल वही कर सकता है। जैसे मान लीजिए लाइसेंस से उसे प्राप्त है तो वो क्रॉप कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अफीम है, इसका नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम होता है। कुल क्या होता है? पेपेवरिस होता है। उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? यूरोप होता है। उपयोगी भाग कौन सा होता है? फल, डोडा, जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करिएगा कि उपयोगी तत्व कौन सा होता है। यहीं से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि याद रखिए अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें याद रखिए मोर्फिन भी पाया जाता है और पेपेवरिन भी पाया जाता है। मोर्फिन से हीरोइन व गांजा बनाया जाता है। अब आप समझ रहे हो, हीरोइन और गांजा बनाया जाता है। अगर किसी क्रॉप से हीरोइन और गांजा बनाया जा रहा है तो कितनी महंगी होगी, ये तो आप खुद आकलन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए याद रखिए इसे बिना लाइसेंस के आप नहीं ग्रो कर सकते हो। यही कारण है इसका, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, इसकी स्मगलरिंग होती है। ठीक है, जो कि आप मूवीज़ में देखते होंगे, लेकिन रियल में भी होती है। अगर रियल में पकड़े गए तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होती है इसके खिलाफ़। ठीक है, वैसे इसकी अगर खेती की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ साइड होती है इसकी खेती, वहाँ पर इनको लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी वेराइटीज़ के बारे में। तो इसकी वेराइटी है जैसे कि तृष्णा हुआ, लालिमा हुआ, कीर्तिमान हुआ और आज़ाद हुआ। ठीक है, ये कुछ वेराइटी है, सभी को याद रखिएगा। अफीम की याद रखिए एक चेतक वेराइटी भी है, काफ़ी पॉपुलर है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था चेतक किसकी वेराइटी है, तो याद रखिए अफीम की वेराइटी होती है। किसकी वेराइटी होती है? अफीम की वेराइटी होती है। अब बात करेंगे सोनामुखी, तो सोनामुखी का नाम होता है केसिया अंगोस्टिफोलिया। कुल होता है लेगुमिनेसी। उत्पत्ति स्थान होता है अरब देश। उपयोगी भाग होता है पत्तियां व फलियां। उपयोग इसका पीलिया व मलेरिया बुखार में किया जाता है, और याद रखिए इससे सोनोसोइड तैयार किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पत्तियों में सोनोसोइड की मात्रा 2 से 3%, जबकि फलियों में 4 से 5% पाई जाती है। याद रखिएगा कि पत्तियों में सोनोसाइड की मात्रा 2 से 3% और फलियों में 4 से 5% पाई जाती है। इसका प्रवर्तन याद रखिए ये भी बीज के द्वारा ही किया जाता है। कितनी सीड रेट लेते हैं? याद रखिए 10 kg पर हेक्टेयर ले लेते हैं। अगर हम बात करेंगे उपज, तो इसकी उपज याद रखिए लगभग 1000 kg पर हेक्टेयर सूखी पत्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि सोनामुखी की खेती कहाँ पर की जाती है, तो इसकी जो खेती है याद रखिए ये की जाती है जोधपुर व पाली क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जितनी भी आपकी क्रॉप थी, औषधीय प्लांट थे, मेडिसिनल क्रॉप थी, उन सारी को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, उसे आप लिख ज़रूर लेना। मैं क्लास ले सकता हूँ, इसके अलावा आपको क्या बताऊँ। ठीक है, यहाँ पर तो वैसे तो कोई समझाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पॉइंट, और जितने भी यहाँ पर स्टार्ट वाले आपको बताए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप एक बार ज़रूर लिख लेना। अगर आपने नहीं लिखा है तो दोबारा से क्लास को रिपीट कर लीजिए और उन पॉइंट को ज़रूर लिख लेना जहाँ पर स्टार लगाया है। स्टार वाले वही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको स्टार देता हूँ। अगर आप को लगता है वो क्वेश्चन आ सकते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं बता रहे हैं या फिर नहीं मिलते हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखो या नहीं लिखो।
हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा आपको बताना, ठीक है। हम अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन आप उसको कितना ग्रहण करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना ही कोई आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इसे क्लास को बिल्कुल लो ही ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर किसी बात के लिए आपको फोर्स नहीं है, चाहे आप नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ, कोई आपको नहीं टोकेगा। ऑनलाइन क्लास में याद रखिएगा, आपको ना तो कोई टोकेगा ना ही कुछ आपको कहेगा। अगर आप 24 घंटे भी केवल ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि कल को आपको क्लास मिले नहीं मिले, लेकिन जो आपके नोट्स है वो तो आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिए नोट्स ज़रूर बना ले। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।